हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र के क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को कवर करेंगे। और प्यारे बच्चों, इस लेसन के केवल 2 ही आंकिक क्वेश्चन रह गए थे जिन आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक हम सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से है कि दो समान बिंदुवत आवेश, देखिए 2 आवेश हैं और दोनों समान प्रकृति के हैं। मान कितना है उनका Q, जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो बेटा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। मान के चलो ये दूरी है x दूरी, ये x दूरी पर स्थित हैं कुछ इस प्रकार से। पहले आवेश का मान कैपिटल Q, दूसरा आवेश का मान भी कैपिटल Q है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में, देखिए मिलाने वाली रेखा ये है और इनके मध्य में देखिए मध्य बिंदु ये होगा। मान के चलो मध्य बिंदु O है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। मध्य में एक अन्य आवेश Q रखा गया है। यहां पर एक आवेश रखा गया है स्मॉल q। ये रखने के बाद होता क्या है कि Q का मान, इस Q का मान और प्रकृति बतानी है, अर्थात इसके परिमाण को भी बताना है और उसकी प्रकृति बतानी कि ये धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। किस कंडीशन में? आपको एक शर्त लगाई है, एक कंडीशन दे दी है कि निकाय संतुलन में रहे। प्यारे बच्चों, वर्ड बेहद इंपॉर्टेंट है ये निकाय। क्वेश्चन डिपेंड करेगा निकाय संतुलन में रहे। निकाय का मीनिंग है ये सब टोटल, ये Q, ये प्लस Q और ये Q, ये सब कहलाता है एक निकाय। अर्थात हमने ये जो बनाया निकाय, ये संतुलन में रहे। सबसे पहली बात, जब ये मध्य बिंदु में है तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी x/2 और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी x/2, कुछ इस प्रकार से होगी। और जैसे ही मध्य बिंदु में होगा तब ये आवेश प्यारे बच्चों संतुलन की अवस्था में होगा। पहली बात तो संतुलन किसे कहते हैं? देखिए संतुलन अवस्था वो होती है कि जब कोई आवेश गति ना करे, जिस स्थान पर है उसी स्थान पर स्थिर रहे, उस अवस्था को कहते हैं संतुलन की अवस्था। जैसे ये आवेश इस आवेश पर एक बल लगाएगा, ये आवेश इस आवेश पर एक बल लगाएगा, बट दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो शून्य होना चाहिए, तब जाकर यह आवेश संतुलन की अवस्था में हो सकता है। अगर इसके द्वारा इस आवेश पर लगाए गए बल का मान अधिक हुआ तब यह आवेश संतुलन अवस्था में नहीं होगा। जैसे ये मार्कर है, 5 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, 2 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल ही इधर से लग रहा है, तब ये मार्कर संतुलन की अवस्था में होगा। अर्थात ना इधर गति करे ना इधर गति करे, तब ये कहलाएगी संतुलन की अवस्था। बट हमें इस आवेश को संतुलन अवस्था में नहीं देखना, हमें देखना है पूरे निकाय को संतुलन अवस्था में। देखिए ये आवेश तो क्वेश्चन के अनुसार खुद ही संतुलन अवस्था में होगा। क्यों? क्योंकि इस आवेश से यहां तक की दूरी और इस आवेश से यहां तक की दूरी बिल्कुल सेम है। इस आवेश का परिमाण और इस आवेश का परिमाण बिल्कुल सेम है। अर्थात यह आवेश इस पर जो बल लगाएगा और यह आवेश इस पर जो बल लगाएगा वो दोनों एक समान होंगे। और जब एक समान होंगे तब यह आवेश संतुलन अवस्था में ही रहेगा। बट हमें इस आवेश को संतुलन अवस्था में नहीं करना, हमें इस संपूर्ण निकाय को संतुलन अवस्था में करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि यह जो आवेश है यह संतुलन अवस्था में कब रह सकता है। प्यारे बच्चों, कैपिटल Q आवेश संतुलित अवस्था में होगा, संतुलित
अवस्था में होगा। कब? यदि इस पर लगने वाले समस्त बल का परिमाण शून्य हो, तब यह आवेश संतुलित अवस्था में रह सकता है। देखिए किस प्रकार से बेटा, क्योंकि इस आवेश पर दो बल लगेंगे, एक यह आवेश इस पर बल लगाएगा, एक यह आवेश इस पर बल लगाएगा, बट इस आवेश के द्वारा लगने वाला बल और इस आवेश के द्वारा लगने वाले बलों का जो परिणाम है वो शून्य होकर तब यह आवेश संतुलित अवस्था में हो सकता है। और अगर यह शून्य नहीं होना, अर्थात इनके द्वारा लगाए गए बलों का मान इस पर शून्य ना हुआ, तब यह आवेश गति करेगा, और गति करेगा तो संतुलन अवस्था में नहीं रहेगा। लेकिन हमें रखना किस में है? संतुलन अवस्था में। तो कंडीशन हमें पता चल गई कि संतुलन अवस्था में यह कब रह सकता है? जब इसके द्वारा लगाए गए बल और इसके द्वारा लगाए गए बल का मान कितना हो? शून्य हो। तो हम सबसे पहले क्यू आवेश के द्वारा, कैपिटल क्यू आवेश पर लगने वाले बल का मान देखेंगे। स्मॉल क्यू आवेश के द्वारा लगने वाला बल के द्वारा लगने वाला बल किस पर? इस कैपिटल क्यू पर। देखिए कितना हो जाएगा? F1, हम मान लेंगे से F1 है। F1 बराबर K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी का वर्ग। तो हल होकर आ जाएगा K, देखिए x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 4 K क्यू कैपिटल क्यू ये अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस आवेश ने इस आवेश पर ये बल लगाया है। अब हम देखेंगे बेटे कि ये कैपिटल क्यू आवेश इस पर कितना बल लगाता है। F2 यहां लिख लेंगे, आवेश द्वारा लगने वाला बल, ये कितना हो जाएगा? F2 बराबर, देखिए यह आवेश और इस आवेश पर बल लगेगा तो K Q Q, दोनों क्यों है तो हम ऐसे लिख रहे हैं क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी? एक्स स्क्वायर। हमने दोनों बल निकाल दिए, कैपिटल क्यू के द्वारा और स्मॉल क्यू के द्वारा लगने वाला बल। बट अब क्वेश्चन के अनुसार हमें इस निकाय को संतुलन अवस्था में रखना है। तो कब हो सकता है वो? जब दोनों बल का परिमाण कितना हो? शून्य हो। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हल होगा। संतुलन अवस्था के लिए, देखिए बेटा संतुलन अवस्था के लिए क्या होगा? ये F1 और प्लस F2 का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी इस पर लगने वाले दोनों बलों का मान शून्य होना चाहिए, तभी यह संतुलन अवस्था में रह सकता है। अर्थात 4K Q Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम। प्यारे बच्चों यहां से कुछ कॉमन लेंगे। देखो K कॉमन है तो K कॉमन है और
ये क्यू कॉमन है, कैपिटल क्यू, और अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर कितना बचेगा भी यहाँ पर देखिए 4, ये बचेगा स्मॉल क्यू प्लस, देखिए ये तो बाहर आ गया, एक ये बचेगा कैपिटल क्यू और इज इक्वल टू 0। देखिए ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाला जब 0 के भाग में जाएगा तो ये बच जाएगा 4q प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू 0, और यहां से वैल्यू निकल जाएगी 4q इज इक्वल टू माइनस q और q इज इक्वल टू माइनस q/4। एक वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है बेटे, स्मॉल q बराबर माइनस के q/4। क्वेश्चन में क्या कहा था, q का मान ज्ञात करो, स्मॉल q का मान ज्ञात करो, हमने ज्ञात कर चुके हैं। प्रकृति भी बताओ। देखिए हम लिख सकते हैं इसकी जो प्रकृति है बेटे, स्मॉल q की जो प्रकृति है वो कैसी है, ऋणात्मक, और इसका जो मान है वो कैपिटल Q का 1/4 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम इस मध्य बिंदु पर लाने वाला जो आवेश अगर ऋणात्मक लाए और इन आवेशों के परिमाण का 1/4 लाए, तब यह संपूर्ण निकाय किस अवस्था में रह सकता है, संतुलित अवस्था में रह सकता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर है बेटे। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 15 कि एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण के त्वरण का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई प्रोटॉन कण आता है, न्यूट्रॉन कण आता है या फिर अल्फा कण आता है, तो उनकी गति में जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, जब भी विद्युत क्षेत्र में कोई पार्टिकल्स आता है, चार्ज पार्टिकल आता है, कोई आवेशित कण आता है, तब उस पार्टिकल पर एक विद्युत बल लगता है और उस बल के कारण इसकी गति में क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल विद्युत क्षेत्र में आएगा तो उस पर लगेगा एक बल और उसका मान कितना होता है, Fe, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स मान होता है बेटा इसका Q इंटू E। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर विद्युत क्षेत्र में आएगा तो बल इतना लगेगा। देखिए बल का फॉर्मूला होता है m द्रव्यमान गुना त्वरण इज इक्वल टू QE। तब यहाँ से A बराबर हो जाएगा QE और अपॉन m। तो ये मेन फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन में हमारे काम आने वाला है। इस क्वेश्चन में ये मेन फॉर्मूला हमारे काम आएगा, त्वरण बराबर QE इंटू m। अब इसकी सहायता से हम त्वरण ज्ञात करेंगे, एक्सीलरेशन ज्ञात करेंगे बेटे प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का त्वरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, त्वरण ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, यहां पर Q की जगह हो जाएगा आवेश किसका, प्रोटॉन का, मल्टीप्लाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अपॉन द्रव्यमान किसका, प्रोटॉन का। तो प्यारे बच्चों, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्वल होता है। तो यहाँ से त्वरण निकलेगा प्रोटॉन का कितना, E मल्टीप्लाई E, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश के इक्वल होता है, अपॉन m। तो ये वैल्यू निकली है हमारी त्वरण किसका, प्रोटॉन का। जस्ट इसके एकदम बाद अब हम ज्ञात करेंगे बेटा न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन का त्वरण कितना होगा। देखिए त्वरण ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू आवेश किसका, न्यूट्रॉन का, मल्टीप्लाई विद्युत क्षेत्र अपॉन द्रव्यमान
द्रव्यमान यहाँ पर ज्ञात करना होगा बेटे ड्यूट्रॉन का। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि जो ड्यूट्रॉन पे आवेश होता है, ड्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है बेटे प्रोटॉन पे आवेश के, और प्रोटॉन का आवेश इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा ड्यूट्रॉन का, वो इक्वल ही होगा फिर इलेक्ट्रॉन के आवेश के। तो यहाँ से क्यू डी का मान ज्ञात हो चुका है। बट अब बात आती है द्रव्यमान। द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से द्रव्यमान ज्ञात होगा। देखिए कैसे, द्रव्यमान हमें ड्यूट्रॉन का ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इक्वल होता है, और इक्वल नहीं होता, 2 टाइम गुना होता है, यानी 2 गुना होता है किसका, प्रोटॉन के द्रव्यमान का। तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। तब यहाँ से हम एक इक्वेशन ज्ञात करेंगे। अब त्वरण उत्पन्न हो जाएगा ड्यूट्रॉन का कितना, देखिए त्वरण उत्पन्न होगा ड्यूट्रॉन का, क्यू डी की जगह हम रख देंगे ई मल्टीप्लाई ई अपॉन द्रव्यमान ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के इक्वल होता है, और प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से एक वैल्यू हमें प्राप्त होगी। हमें 2 वैल्यू प्राप्त होगी बेटे, प्रोटॉन का द्रव्यमान और ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान हम ज्ञात कर चुके हैं। बट अब हमें अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा कण जो है, इसका भी त्वरण ज्ञात करना होगा। हमने प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात कर लिया, ड्यूट्रॉन का त्वरण ज्ञात कर लिया, अब अल्फा कण का त्वरण ज्ञात करेंगे। देखिए किस प्रकार से अल्फा कण का जो त्वरण होगा, अल्फा कण का जो त्वरण होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बेटे, अल्फा कण का त्वरण ऑफ अल्फा, त्वरण ऑफ अल्फा। देखिए त्वरण ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आवेश अल्फा पार्टिकल का मल्टीप्लाई विद्युत क्षेत्र अपॉन द्रव्यमान। प्यारे बच्चों द्रव्यमान भी हम किसका ज्ञात करेंगे, अल्फा पार्टिकल का। अब ये सब वैल्यू हम ज्ञात करके इस फॉर्मूले में लगाएंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए मैं यहां से ज्ञात कर रहा हूं कुछ इस प्रकार से। देखिए अल्फा कण का जो आवेश होता है बेटे, अल्फा कण का जो आवेश होता है वो इक्वल होता है, अल्फा कण का आवेश 2 गुना होता है प्रोटॉन के आवेश के। तब हम ये लिख सकते हैं अल्फा कण पे जो आवेश होगा 2 गुना हो जाएगा। देखिए प्रोटॉन का आवेश इक्वल होता है, अच्छा अल्फा कण का जो यहां से निकलेगा, प्रोटॉन का जो आवेश निकलेगा वो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्वल, क्योंकि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्वल होता है। तो क्यों अल्फा की जगह हम 2e रखेंगे। बात आती है बेटे अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान। तो देखिए मैं अल्फा कण का द्रव्यमान कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर रहा हूं। अल्फा कण का द्रव्यमान यहां से ज्ञात कर लेंगे। अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है बेटे m अल्फा इज इक्वल टू होता है, ये 4 गुना बड़ा होता है बेटे किसके, ये 4 गुना बड़ा होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के, 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है कौन, अल्फा कण का द्रव्यमान। तब हम सूत्र में रखेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे। इस फॉर्मूले में हमारे पास त्वरण निकल जाएगा किसका, अल्फा का। और त्वरण जो अल्फा का होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, अल्फा का त्वरण, अल्फा पार्टिकल में त्वरण हो जाएगा। देखो क्यू अल्फा का मान कितना आया है 2e मल्टीप्लाई e अपॉन 4 मास ऑफ प्रोटॉन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तब हमारे पास 3 वैल्यू प्राप्त हो गई। देखिए त्वरण प्रोटॉन का, त्वरण ड्यूट्रॉन का और त्वरण अल्फा कण का। बट अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि
इन सभी त्वरण का अनुपात ज्ञात करना है आपको, इन सभी त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, इन सब का अनुपात कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, त्वरण ऑफ प्रोटॉन अनुपात त्वरण ऑफ न्यूट्रॉन अनुपात त्वरण ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनकी जो वैल्यू होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। इस वैल्यू को हम यहां पर रख लेते हैं, त्वरण ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई ई और अपॉन 2। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर वैल्यू रखते हैं बेटे, त्वरण ऑफ प्रोटॉन कितनी, ई, फिर ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन अनुपात न्यूट्रॉन की ई अपॉन 2 mp। फिर इस वैल्यू को रखेंगे हम यहां पर, ये वैल्यू हो जाएगी 2। देखिए, 2 से इसे भाग देंगे तो वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन 2 mp। तो इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी बेटा जी। तो कुछ इस प्रकार से हमने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। देखिए, ई यहां पर दोनों सब जगह एक कॉमन है ना, जब इसे भाग देंगे ई देखिए अपॉन mp से डिवाइड करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। कुछ इस प्रकार की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से भाग दे दूं, 2 से इसे गुणा कर दूं, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 से इसे हम गुणा करेंगे तो 1 अनुपात 1। तो बेटा कुछ इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होता है, जिस क्वेश्चन में कह रहा था कि अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल और प्रोटॉन पार्टिकल, इन सब के आपको त्वरण ज्ञात करने थे और त्वरण का भी फिर अनुपात भी ज्ञात करना था। तो हमने त्वरण का अनुपात इस क्वेश्चन में ज्ञात कर लिया है, जिसकी वैल्यू आपके सामने 2:1:1 के रूप में आई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्वरण ऑफ प्रोटॉन अनुपात त्वरण ऑफ न्यूट्रॉन अनुपात त्वरण ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2:1:1। तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू निकल के सामने आ रही है। फिर समझिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो वैल्यू है ना, इससे भाग दिया है सब जगह, तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। अब इन्हें सोल्व किया बेटे, इन्हें सोल्व करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 की गुना कर दी सब जगह। देखिए 2 की गुना सब जगह करिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 की गुना करेंगे तो 2 से भाग होके 1 आ जाएगा और 2 से भाग होके यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन सभी चार्ज पार्टिकल का रेशो, इन सभी चार्ज पार्टिकल के त्वरण का रेशो निकल के 2:1:1 आपके सामने आया है। और इस प्रकार से इसी चैप्टर का ये समापन यहीं पर होता है। थ्योरेटिकल पार्ट्स और न्यूमेरिकल पार्ट्स मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 15 तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 1। और जस्ट इसके एकदम बाद अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, जिसे आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हो। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद इस चैप्टर को देखने के लिए। और इसी उम्मीद के साथ कि आपने लेक्चर्स थ्योरेटिकल पार्ट्स के और न्यूमेरिकल पार्ट्स के बहुत ध्यान से देखे होंगे, कंसेप्ट को समझे होंगे। फिर भी अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसे कमेंट में लिखिए, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।